नमस्कार। करंट अफेयर्स की एक और महत्वपूर्ण श्रृंखला के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। आज हम लोग अप्रैल माह के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स की यह मंथली श्रृंखला है जो आप लोगों को प्रदान की जा रही है जिससे कि आप परीक्षा में बेहतर कर सकें। हम लोग मार्च तक की यात्रा को संपूर्ण कर चुके थे। करंट अफेयर्स की श्रृंखला को प्रारंभ करने से पहले एक जरूरी जानकारी मैं आपको दे दूं। करंट अफेयर्स की सभी श्रृंखलाएं आपको रवि तिवारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से दी जा रही हैं और भविष्य में संपूर्ण करंट अफेयर्स आपको यहीं से दिया जाएगा। यह भी टारगेट तालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट का ही एक वेंचर है, तो आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे करंट के कोई भी अपडेट आपसे छूटे ना। 18 एपिसोड की एक और श्रृंखला इसके साथ साथ पैरेलल चल रही है जो वार्षिकांक के एपिसोड है, जिसका पहला एपिसोड कल आप लोगों को प्रेषित किया गया था पुरस्कार का। जल्दी इसके खेल, चर्चित स्थान, चर्चित व्यक्ति, सूचकांक वगैरह के एपिसोड भी आपके समक्ष होंगे। करंट आपको कैसा लग रहा है बाद में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक संस्थान के, एक टीम के मनोबल के लिए आपके कमेंट एकदम संजीवनी की तरह होते हैं। अप्रैल माह के करंट अफेयर्स को हम 5 भागों में बांट के पढ़ेंगे। तो कौन? राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, विज्ञान प्रौद्योगिकी, आर्थिकी और विविध, है ना। इन 5 भागों में बांट के हम अप्रैल माह के करंट अफेयर्स को पूर्ण करेंगे। सबसे पहले राष्ट्रीय परिदृश्य से हम लोग शुरू करते हैं। अप्रैल माह की करंट अफेयर्स की श्रृंखला का प्रारंभ करते हैं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक से। एनटीसीए भी हम लोग इसको कहते हैं, राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण संरक्षण को हम लोग एनटीसीए कहते हैं। और इसकी 20वीं बैठक का आयोजन किया गया बेटा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में पक्के बाघ अभ्यारण्य में इस बैठक का आयोजन किया गया था। बाघ संरक्षण की दिशा में हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया कार्य किया है। पिछले अगर हम लोग वर्षों में देखें तो प्रत्येक राज्य और केंद्र सरकार ने इसमें बहुत शानदार काम किया। न केवल बाघों की संख्या को हम लोगों ने बढ़ाया है बल्कि जो लक्ष्य थे उससे पहले हमने 2 गुने से ज्यादा किया है। इसके लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कारों से भी हमारे राज्य सम्मानित हुए हैं। इसमें बैठक के जो मुख्य मुद्दे थे, इसमें क्या है, 3 तरह के प्रपत्र जो है बाघों के संरक्षण के लिए, उनकी प्रभावशीलता के लिए और संरक्षण के मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें तकनीकी का समावेशन भी है, ऑडिट भी है और भी कई चीजें हैं। तो आइए एक बार इस बिंदु पर नजर डाल लें। सबसे पहले तो देख लो बेटा कि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में 9 अप्रैल को यह बैठक हुई। कहां पे हुई? अरुणाचल प्रदेश में हुई और पक्के बाघ अभ्यारण्य में हुई। एनटीसीए की 20वीं बैठक। 2006 से हमने बाघ संरक्षण की दिशा में इन कार्यों को शुरू किया था और हम 2022 तक आ गए हैं। तो बाघों की पुनर्प्राप्ति, पूरकता के लिए एनटीसीए द्वारा 3 महत्वपूर्ण प्रपत्र जारी किए गए हैं। मानक संचालन प्रोटोकॉल, टाइगर रिजर्व ऑडिट प्रोटोकॉल, टाइगर रिजर्व प्रबंधन प्रभावशीलता पर तकनीकी मैनुअल कि हम तकनीकी रूप से कैसे प्रबंधन को और इन चीजों को और अच्छा कर सकते हैं। तो बाघ संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य हमारे राज्य कर रहे हैं, इसके लिए वो निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। दूसरे टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ चलते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज। हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में इसको शामिल किया गया है, इसीलिए ये हमारे लिए करंट का विषय है। अप्रैल में यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में इसको शामिल किया। यूनेस्को की सूची में शामिल होने की ये पहली अवस्था है कि पहले वह स्थान संभावित सूची में शामिल होते हैं और उसके बाद उनको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाता है। मेघालय अगर कभी आप जाए तो महसूस करेंगे कि प्रकृति का आनंद बहुत ही सुंदर जगह है। मैं 3 बार हुआ हूं और मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। जिस रूट ब्रिज की आप देख रहे हैं, यहां पर मेरी तस्वीर भी है, मैंने इसको महसूस किया है, मैंने 6 घंटे यहां पर बिताए भी हैं। ये बहुत सुंदर जगह है, मेरे पास पिक्स है, कभी अगर मौका लिखा तो आपको दिखाऊंगा। फिलहाल हम इसका अध्ययन क्यों कर रहे हैं? यहां पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि ऐसा नहीं कि आपको किसी ब्रिज को बनाना है तो आपको लोहे का और जो है सीमेंट का और बालू का प्रयोग करना ही होगा। यह इनकी सामाजिक सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक हैं। आपको सारे मेघालय में ये मिलेंगे, रूट ब्रिज मिलेंगे और लोगों के आवागमन के मजबूत साधन है। न केवल सांस्कृतिक सामाजिक चेतना के प्रतीक है बल्कि सामाजिक और वानस्पतिक इनका जो संबंध है उसका भी ये प्रतीक है। ये विशेष प्रकार से बनाए जाते हैं, ये मजबूती में भी किसी से कम नहीं है ना। लिखा भी है कि मेघालय में लोगों और प्रकृति के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं वनस्पतिक संबंधों को उजागर करते 70 से अधिक गांव में पाए जाने वाले लिविंग रूट ब्रिज है ना, जिनको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है। ये ब्रिज बेटा फिकस इलास्टिका एक पेड़ होता है। ये जो ब्रिज है इस पेड़ का नाम क्या है? फिकस
इलास्टिका। इलास्टिका यह जो पेड़ है, पौधा है, इसकी जड़ों से ये ब्रिज बनाए जाते हैं जो मजबूत रहते हैं, बहुत मजबूत होता है। तो अब यूनेस्को की सूची में शामिल हो गया, तो इसको भी आपको याद रखना है। और इनको जो स्थानीय रूप से जो लोग हैं, जैसे हम तो इसको लिविंग रूट ब्रिज कहते हैं, लेकिन स्थानीय रूप के जो लोग हैं वो इसको कहते हैं जिंग कियंग जरी। इन ब्रिजों का नाम जो है वहां पे क्या है, जिंग कियंग जरी, है ना। हम आसान भाषा में इसको क्या कहते हैं, अपनी भाषा में लिविंग रूट ब्रिज, लेकिन वहां के लोग इसको क्या कहते हैं, जिंग कियंग जरी कहते हैं। तो आपको याद रखना है, और कभी भी अगर आपको मौका मिले तो मेघालय जरूर जाइए, इसको घूम के आइए। जो दोनों ही जानकारी मैंने आपको दी वो यहां पे लिखी हुई है ना। ग्रामीण लगभग 10 से 15 वर्षों की अवधि में जल निकायों, 2 जल निकायों के किनारों पर फिकस इलास्टिका पेड़ की जड़ों से लिविंग रूट ब्रिज को तैयार करते हैं। लिविंग रूट ब्रिज को स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है, हाँ, जिंग कियंग जरी कहा जाता है, जो मैंने आपको बताया। दक्षिणी मेघालय में ज्यादा मिलते हैं, जहां पर खासी और जयंतिया जनजातियों के ग्रामीण इन्हें तैयार करते हैं। ये इनकी विशिष्टता है यहां पर। तो ये जानकारी मैंने आपको यहां पे दे दी। तीसरा है नरसिंहपेट्टई नागसौरम को जीआई टैग। बेसिकली ये क्या है, पहले एक समझ लीजिए। ये पारंपरिक जो है वाद्य यंत्र है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, कब दिया जाता है, जब कोई वस्तु हो, जब कोई खाद्य पदार्थ हो, या कोई भी ऐसी चीज जिससे उस क्षेत्र को पहचाना जाना लगे और वो अपने आप में विशिष्ट हो, तो उसको जीआई टैग दिया जाता है, ज्योग्राफिक इंडिकेशन टैग दिया जाता है। तो नरसिंहपेट्टई नागस्वरम, यह एक जो यंत्र है, वाद्य यंत्र, तमिलनाडु का है, पारंपरिक वाद्य यंत्र है, जिसे तंजावुर जिले में नरसिंहपेट्टी गांव के कारीगर बनाते हैं। ठीक है, कलाकारों द्वारा उपयोग किए जा रहे नागस्वरम को परी नागस्वरम कहा जाता है। तो इसको बेटा जीआई टैग मिला है। तो आपको यह भी याद रखना है कि ये क्या है, वाद्य यंत्र है, कहां का है, तमिलनाडु का है, और किस जिले में है, तंजावुर जिले में, है ना। और नरसिंहपट्टी एक गांव है और इसी गांव के कारीगर इसको बनाते हैं, तो इसी गांव के नाम पर इसको जीआई टैग दिया गया है। क्लियर है। और इस यंत्र की पिक आप यहां पर देख सकते हैं। आइए अगला है आपका अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, AIM भी कहते हैं, है ना। 8 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन को मार्च 2023 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन देश में एक नवाचार संस्कृति और उद्यमशीलता इकोसिस्टम विकसित करने के अपने अभीष्ट लक्ष्य पर काम करेगा। तो बेसिकली बेटा ये है क्या है, किससे संबंधित है, नवाचार से संबंधित है। ये प्रश्न 1 से 2 बार आपसे पूछ भी लिया गया है। ठीक है, तो किन लक्ष्यों के लिए कार्य कर रहा है, 10,000 टिंकरिंग लैब ATL की स्थापना करना, 101 अटल इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना करना, इसके अलावा 50 अटल सामुदायिक नवाचार केंद्रों की स्थापना करना, अटल न्यू इंडिया चैलेंज के माध्यम से 200 स्टार्टअप को सहायता प्रदान करना। अब यहां पे देख लीजिए, अटल इनोवेशन मिशन को 2015 के बजट भाषण में वित्त मंत्री जी की घोषणा के अनुसार नीति आयोग के तहत स्थापित किया गया था। याद है ना, नीति आयोग के तहत स्थापित किया गया था। एम का उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थाओं, MSME, उद्योग स्तर पर विभिन्न उपायों के माध्यम से देश भर में नवाचार और उद्यमिता का विकास कर इकोसिस्टम बनाना और उससे बढ़ावा देना। तो बेटा ये इस उद्देश्य पर एक काम कर रहा है। 2015 में इसको शुरू किया गया था, है ना। और ये प्रश्न 1 से 2 बार आपसे पूछा भी जा चुका है। तो अब इसको विस्तार कब तक दिया गया है, 2023 तक इसको विस्तारित किया गया है और 2023 के मार्च तक इसी तरीके से कार्य को करता रहेगा। आइए अगला देख लेते हैं बेटा, बनारसी पश्मीना। देखो, जब भी पश्मीना का नाम आता है तो 2 ही क्षेत्र जो है आते हैं, एक तो जम्मू एंड कश्मीर, है ना, और एक लद्दाख, और यहां तक ये सेपरेट था। लेकिन अब पश्मीना में प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी का भी नाम जुड़ रहा है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना का एक हिस्सा है पश्मीना, है ना। खादी ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने आत्मनिर्भरता और शिल्प सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए बनारसी पश्मीना को लॉन्च किया है।
लेह लद्दाख के हिमालय के ऊंचे इलाकों से लेकर वाराणसी में गंगा नदी के किनारे तक पश्मीना की शिल्प विरासत को एक नई ब्रांड पहचान मिली है। पहली बार पश्मीना उत्पाद लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर क्षेत्र के बाहर तैयार किए जा रहे हैं। मतलब अभी तक यह उत्पाद कहां पर, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख। जब भी आप देखते हैं कि कहीं शिल्प क्राफ्ट लगा है ना, या शिल्प मेला लगा है, जैसे आप जब प्रयागराज में आएंगे तो NCZCC जो है आप सांस्कृतिक केंद्र है यहाँ पर, वहां पे शिल्प मेला लगता है। तो यहाँ पे जो लेह लद्दाख के कारीगर आते हैं, जो लोग आते हैं, वो पश्मीना लेकर आते हैं और उनको खरीदने के लिए बहुत भीड़ होती है। प्रत्येक शहर में मेला लगता है। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब आपके उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी इसका निर्माण किया जा रहा है ताकि आप इसका मजा ले सके। इसकी फीलिंग बड़ी जबरदस्त होती है ना। चलिए, पश्मीना एक आवश्यक कश्मीरी कला के रूप में प्रसिद्ध है। वाराणसी में तैयार पश्मीना का उत्पाद है इस शिल्प विरासत कला क्षेत्रीय सीमाओं से मुक्त कराएगा, है ना। तो इससे इसका प्रसार भी होगा बेटा। मान लीजिए यह हमेशा 2 क्षेत्रों तक ही सीमित रहेगा, अगर जम्मू एंड कश्मीर तक और लद्दाख तक, तो ना तो बेटा इसको पहचान मिल पाएगी और ना इसका उतना प्रसार हो पाएगा, है ना। तो अब ये लेह लद्दाख दिल्ली वाराणसी से विविध कलात्मकता का मिश्रण बनाता है, ठीक है। हाँ, वाराणसी में पश्मीना उत्पादों को तैयार करने का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना के अनुरूप लद्दाख महिलाओं के लिए स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करना और वाराणसी में पारंपरिक बुनकरों के कौशल में वृद्धि लाना। मैं पहले भी कहा है कि प्रधानमंत्री जी का ये संसदीय क्षेत्र है और यहाँ पर उनकी महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल है। जैसे देखिए क्या होता है कि जैसे लद्दाख के पश्मीना की डिमांड बढ़ गई, एक्सपर्टाइज तो लद्दाख का ही है, अगर मैन्युफैक्चर वाराणसी में होने लगा तो उन लोगों को भी फायदा होगा और यहाँ पे भी फायदा होगा, और दोनों ही पारंपरिक संस्कृति के केंद्र रहे हैं, है ना। तो अच्छा है, प्रसार होगा तो सबको फायदा होगा। तो आपको इसको याद रखना है कि अब वाराणसी में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 क्यों किया जा रहा है, पहले तो ये समझ लीजिए, ठीक है। एक नए समुदाय को इसमें निर्दिष्ट किया गया है, तो पहले समझ लीजिए 6 अप्रैल 2022 को संसद द्वारा संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया। विधेयक में संविधान जो अनुसूचित जाति आदेश 1950 था उसमें संशोधन किया गया है, ठीक है। तो एक नए समुदाय को जोड़ा गया और एक नए भाग को जोड़ा गया है। कैसे? विधेयक द्वारा 1950 के आदेश की अनुसूची के भाग 15 में संशोधन किया गया है जो त्रिपुरा में अनुसूचित जनजातियों को निर्दिष्ट करता है। तो एक विधेयक बेसिकली अभी जो लिया गया है किसके लिए लिया गया है? त्रिपुरा के लिए लिया गया है, ठीक है। इसमें त्रिपुरा की अनुसूचित जनजाति की सूची में कुकी जनजाति की उप जनजाति के रूप में दासलोग समुदाय को शामिल किया गया है। तो ये पूरा मामला इसलिए था क्योंकि त्रिपुरा के दासलोग समुदाय को इसमें शामिल करना था। तो भाग 15 में, है ना, संशोधन किया गया है। 1950 के जो आदेश की अनुसूची के भाग 15 में संशोधन किया गया है और किस राज्य से संबंधित है? त्रिपुरा से संबंधित है। दासलोग समुदाय को जोड़ा गया है, ठीक है। हाँ, जो कुकी जनजाति की उप जनजाति के रूप में होगा। किसकी? कुकी जो जनजाति है बेटा, इसकी उप जनजाति के रूप में होगा। क्लियर है? तो त्रिपुरा से जुड़ा है, याद रखिएगा। दासलोग समुदाय भी त्रिपुरा से जुड़ा है और कुकी जनजाति की उप जनजाति है। आइए आगे बढ़ते हैं। आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 6 अप्रैल 2022 को संसद द्वारा आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 पारित किया गया। देखिए, यह ज्यादा अधिकार प्रदान करता है हमारे सिस्टम को, है ना, जिससे उनको आसानी हो सके और अपराधियों की धरपकड़ आसान हो सके। लेकिन जिन लोगों का डाटा आप लेंगे, मतलब जब हमने अनुमति ली और हमें अनुमति मिली कि हाँ हम इस डाटा का उपयोग कर सकते हैं, मान लीजिए हमारे पुलिस सिस्टम को अनुमति मिली कि हम किसी विशेष डाटा का उपयोग कर सकते हैं, तो साथ में डाटा की प्राइवेसी को भी निश्चित किया गया है ना। तो देखिए, पढ़ लीजिए। 6 अप्रैल 2022 को संसद द्वारा आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 बिल पारित किया गया। यह पुलिस और जेल अधिकारियों को रेटिना और आइरिस स्कैन सहित भौतिक और जैविक नमूनों को एकत्र करके संग्रहित करने और विश्लेषण करने की अनुमति देगा, है ना। इसके साथ ही इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कमेंट भी दिया गया, एक गाइडेंस भी दिया गया है कि इनकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान भी रखा जाएगा, है ना। तो आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक का सीधा सीधा उद्देश्य क्या है कि यह पुलिस और जेल अधिकारियों के रेटिना और आइरिस स्कैन सहित भौतिक और जैविक नमूनों को एकत्र करने, संग्रहित करने और विश्लेषण करने की अनुमति प्रदान करता है। इसीलिए बेटा ये BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर कौन नहीं जानता,
है ना, इन्होंने हमें कई बार गौरवान्वित किया है, ठीक है। कौन है ना, हाँ, सैखोम मीराबाई चानू को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 के तीसरे संस्करण का विजेता घोषित किया गया है। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा था। बहुत वर्षों से हम लोगों को इन्होंने गौरवान्वित किया है ना, हम सब लोगों के लिए प्रेरणा की तरह है मीराबाई चानू। आइए, अभी हम लोग इनका नाम क्यों पढ़ रहे हैं, तीसरे संस्करण में स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर बीबीसी द्वारा इन्हें घोषित किया गया है। भारतीय महिला क्रिकेट की, अब इसमें दो नाम और आपको याद रखना है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की युवा सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा को बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। शेफाली वर्मा भारत के लिए खेलने वाली सबसे कम उम्र की महिला क्रिकेटर है। तो इमर्जिंग भारतीय महिला का अवार्ड जो मिला है वो शेफाली वर्मा को। और वर्ष 2000 में ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारतीय महिला पूर्व भारोत्तोलक कर्णम मल्लेश्वरी को बीबीसी ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। तो तीन तरह से मिला है। स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर मीराबाई चानू को मिला है, शेफाली वर्मा को मिला है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड, और कर्णम मल्लेश्वरी जी को मिला है क्या, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और तीनों किसने किया है, बीबीसी ने किया है। याद रहेगा तीनों, बिल्कुल। शेफाली वर्मा, एक और कमेंट याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है, भारत के लिए सबसे कम उम्र की महिला क्रिकेटर, भारत के लिए खेलने वाली सबसे कम उम्र की महिला क्रिकेटर है। आइए, भारत में बच्चों की स्थिति पर पहली रिपोर्ट देखो, नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया ने किसने दी है, तो सबसे पहले तो ये देखो, क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट आपसे बहुत पूछी जाती है, तो बच्चों की स्थिति पर जो पहली रिपोर्ट का प्रावधान है वो किस किस का है, नीति आयोग और यूनिसेफ का है। याद रहेगा। चलिए, बच्चों की स्थिति का व्यापक सर्वेक्षण, स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, सुरक्षित जल और देखो किस किस मामले में रिपोर्ट है। बच्चों की स्थिति का व्यापक सर्वेक्षण किया जाए, किन किन क्षेत्रों में, स्वास्थ्य में, पोषण में, शिक्षा में, सुरक्षित जल उनको पीने को मिले और स्वच्छता में वो शामिल रहे, बाल संरक्षण कैसा है, सामाजिक सुरक्षा उनकी कैसी है, और जलवायु कार्रवाई में वो कितना प्रभावित हो रहे हैं। बहुक्षेत्रीय नीतियों और कार्यक्रमों का मार्ग प्रशस्त करेगा यह रिपोर्ट, है ना। यह प्रयास 2030 एजेंडा पर भारत की प्रतिबद्धताओं को साकार करने में योगदान देगा। 2030 तक हम प्रत्येक बच्चे को भारत में सुरक्षित करना चाहते हैं। हम उसकी शिक्षा से, हम उसके सामाजिक सरोकारों से, है ना, हम उसके स्वास्थ्य से और हम उसके पोषण से। तो जो 2030 का लक्ष्य है उन सरोकारों को पूरा करेगा। इसमें नीति आयोग और यूनिसेफ ने मिलकर अपनी रिपोर्ट दी है। तो आपको याद रखना है, नीति आयोग और यूनिसेफ ये इनकी पहली रिपोर्ट है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक, नीति आयोग फिर आया है ना। नीति आयोग द्वारा 11 अप्रैल 2022 को राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक का राउंड 1 का शुभारंभ किया गया। इसमें राज्यों को 6 मापदंडों व 3 श्रेणियों के आधार पर रैंकिंग दी गई है। मापदंड क्या क्या है, डिस्कॉम का मतलब होता है विद्युत। मैं कई बार आपको बता चुका हूं, जब भी डिस्कॉम आए आप इसको विद्युत से जोड़ दिया करिए, है ना। तो विद्युत वितरण से संबंधित, ऊर्जा की पहुंच, स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, पर्यावरण स्थिरता एवं नई पहल। तो मतलब ऊर्जा पर ये ज्यादा तरीके से फोकस है। अब यहां पर देख लेते हैं, बड़े राज्यों में गुजरात को प्रथम स्थान मिला है, छोटे राज्यों में गोवा को प्रथम स्थान मिला है, और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ को प्रथम स्थान मिला है ना। किस किस को फिर तक लीजिए, 3 श्रेणियां हैं राज्यों की। बड़े राज्यों में गुजरात को प्रथम स्थान है, छोटे राज्यों में गोवा को प्रथम स्थान है, और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ को प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में हमारा पहला टॉपिक है भारत फ्रांस नौसेना अभ्यास वरुण 2022। तो वरुण जो नौसेना अभ्यास 2022 था, ये किस किस के बीच हुआ बेटा, भारत और फ्रांस के बीच हुआ। ठीक है, द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का 20वां संस्करण था, मतलब लगभग होता रहता है। और जो है फ्रांस हमारा अच्छा सहयोगी भी है, और 20वें संस्करण तक हम लोग पहुंच गए हैं। 3 अप्रैल 2022 तक अरब सागर में आयोजित किया गया। देखो ये सब संस्करण जो होते हैं, युद्धाभ्यास जो होते हैं, एक तरीके से मॉक ड्रिल होता है। ये उन्हीं परिस्थितियों में किए जाते हैं जिन परिस्थितियों में व्यवहारिक रूप से हमें इनकी जरूरत हो। अब ऐसा नहीं है कि युद्धाभ्यास जो है किया जाना है अरब सागर में, और जरूरत भविष्य में अरब सागर में पड़नी है, और हमने उसको भाखड़ा नागल बांध में करके जो है देख लिया कि नहीं हमारी सेना सही काम कर रही है। नहीं, महासागर की जो परिस्थितियां होंगी, है ना, हमें किस जो है यंत्र पर एक कार्य को करना है, हमें किस
कैसे करना है, हमारी क्या परिस्थिति है, क्या आयतन है, कितनी जगह है, उन्हीं परिस्थितियों में किया जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है, तो 1993 में ये शुरू किया था और लगभग 20वां संस्करण है और प्रत्येक वर्ष इसको और अपडेट किया जाता है, तकनीकी रूप से, साधनों के रूप से, संसाधनों के रूप से, और हमारे पास जो युद्धपोत है, हथियार है, उनके रूप से उनको और अपडेट किया जाता है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। हेलेना मिसाइल इस समय बहुत चर्चा में रही है, कई अच्छे न्यूज़पेपर्स ने भी इसको चर्चा में रखा है। तो ये सबसे बड़ी बात इसकी क्या है बेटा, इसका नाम आपको विदेशी जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये स्वदेशी रूप से निर्मित है, स्वदेशी रूप से निर्मित है। हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलेना है ना। 11 अप्रैल 2022 को उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण परीक्षणों के तहत उच्च ऊंचाई पर सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया। दो लोगों ने मिलकर बनाया है। उड़ान परीक्षण संयुक्त रूप से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना के वैज्ञानिकों की टीम के द्वारा किया गया। तो बेसिकली जो हेलेना है वो किसका, डीआरडीओ और प्लस भारतीय सेना की टीम के द्वारा है ना, जिसका आप एक जो है आप इसको देख रहे हैं, इसको पिक्चर में भी देख रहे हैं कि इस प्रकार से ये है। ठीक है, आइए। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप ऑस्ट्रेलिया चैंपियन बनी। ठीक है, 3 अप्रैल 2022 को न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में इंग्लैंड को 71 रनों से हराया। तो उपविजेता कौन रहा बेटा, उपविजेता जो रही वो रही इंग्लैंड की टीम, है ना। हाँ, और विजेता जो रही वो कौन रही, ऑस्ट्रेलिया की टीम। पुराने प्रतिद्वंदी हैं, जैसे भारत पाकिस्तान खेलते हैं ऐसे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी खेलते हैं। ठीक है, तो न्यूजीलैंड मेजबान था बट न्यूजीलैंड फाइनल में नहीं था। 7वां महिला विश्व कप खिताब इन्होंने जीता है। ऑस्ट्रेलिया की विकेटकीपर बल्लेबाज एलिसा हीली ने मैच में 170 रन बनाए, जो पुरुष और महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर रिकॉर्ड है। तो भैया महिलाएं भी बहुत जबरदस्त काम कर रही हैं और उनका भी नाम हो रहा है, देख लीजिए, है ना। तो इन्होंने कितना रन बनाए बेटा, 170 रन बनाए। एलिसा हेली ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 509 रन भी बनाए, है ना। हाँ, तो फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच तो इनको चुना ही गया और इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बेटा चुना गया। भारत तो सेमीफाइनल में ही नहीं पहुंचा था। ठीक है, यह महिला विश्व कप का कौन सा संस्करण था, 12वां संस्करण था। चीन सोलोमन द्वीप सुरक्षा समझौता। सबसे पहले तो बेटा हमें यह देखना है कि सोलोमन द्वीप है क्या। बेसिकली ये है तो द्वीप, लेकिन एक देश है ना। अभी इसके बारे में मैं पहले आपसे बात करता हूं, फिर मैं बात करता हूं बाकी चीजों के बारे में। सोलोमन द्वीप के बारे में जान लीजिए। यह एक संप्रभु देश है जिसमें प्रशांत महासागर में 6 प्रमुख द्वीप और 900 से अधिक छोटे द्वीप हैं। इसके 6 जो बड़े द्वीप हैं वो है कौन से, चोइसुल, न्यू जॉर्जिया, सांता इसाबेल, हाँ, स्वार्ड, लेकेनान, मलाइतान और मकीरा। इसकी राजधानी बेटा होनियारा, सबसे बड़े द्वीप वाइल केनाल पर स्थित है। नहीं, इसकी राजधानी है बेटा होनियारा, इसकी राजधानी है होनियारा, ध्यान रखिएगा। जो सबसे बड़े द्वीप वाइल कैनाल पर स्थित है। कहां पर स्थित है, वाइल कैनाल। मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, इसकी कैपिटल क्या है, होनियारा है। ठीक है, हाँ। तो सोलोमन द्वीप समूह ने 7 जुलाई 1978 को ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। किससे स्वतंत्रता प्राप्त की थी, ब्रिटेन से। प्रशांत महासागर में स्थित है, होनियारा इसकी राजधानी है। ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप है वाइल कैनाल। अब हम इसको पढ़ रहे हैं बेटा, अब इस मैटर पर आते हैं। ठीक है, चीन सोलोमन द्वीप सुरक्षा समझौता। चीन ने 19 अप्रैल 2022 को सोलोमन द्वीप समूह के साथ एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह अपनी तरह की पहली व्यवस्था है जो विदेशों में चीनी सुरक्षा समझौता का मार्ग प्रशस्त करती है, क्योंकि चीनी अपनी विदेश नीति में अभी तक इस प्रकार के सुरक्षा समझौतों को शामिल नहीं करते थे। ठीक है, समझौतों के तहत दोनों पक्ष सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लोगों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा, मानवीय सहायता, प्राकृतिक आपदा प्रतिक्रिया जैसे क्षेत्रों में सहयोग करेंगे। बहुत अच्छी बात है बेटा, चीन सहयोग करे, लेकिन अपने जैसा खान पान इनको ना सिखाए, है ना। क्योंकि चीन के लोग खाने पीने के मामले में बहुत ही गंदे हैं भाई, है ना, बहुत गंदे हैं भाई साहब। तो बस सब करें भाई, सुरक्षा करें, एक दूसरे का साथ दें, अच्छे मित्र बने रहे, बट अपने खाने पीने की जो परंपरा है वो कहीं ट्रांसफर न करें। बहुत दिक्कत वाली चीज है, आप लोग खुद ही जान रहे हैं, है ना। पूरा विश्व परेशान है आज। चलिए, आर्थिक परिदृश्य के कुछ महत्वपूर्ण पक्षों पर काम कर लेते हैं। बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली। 16 अप्रैल 2022 को नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तत्वाधान में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने भारत में 500 मेगावाट और 1000 मेगावाट घंटे स्टैंड अलोन बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली स्थापित करने के लिए निविदा जारी की है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। व्यापार सुविधा केंद्र। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय कपड़ा रेल राज्य मंत्री दर्शना वी जरदोश ने संयुक्त रूप से 9 अप्रैल 2022 को जोधपुर में, कहां पे बेटा, जोधपुर में, पहली डिटेल जो आपके लिए जरूरी है, व्यापार सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। यह व्यापार सुविधा केंद्र वोरानाडा जोधपुर में स्थित है। व्यापार सुविधा केंद्र का उद्देश्य क्या है? जोधपुर क्लस्टर के हस्तशिल्प उत्पादों के विकास, प्रचार और उन्हें विपणन की सुविधा प्रदान करना। व्यापार सुविधा केंद्र खरीदारों, डिजाइनर और क्षमतावान व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार आवश्यक बुनियादी ढांचा और सभी आवश्यक सहायता सेवा प्रदान करेगा। व्यापार सुविधा केंद्र जोधपुर से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा। तो भैया जब शुरू किया है तो बहुत सारा मोटिवेशन है कि ये चीजों को बढ़ाएगा ही, और अगर अच्छी प्लानिंग के साथ कोई भी चीज शुरू की जाएगी तो निश्चित रूप से वो चीजों को बढ़ाएगी। तो व्यापार सुविधा केंद्र कहां पे? जोधपुर में स्थापित किया गया है। जोधपुर क्लस्टर में जो है निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, निर्यात को बढ़ाने के लिए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 2 अप्रैल 2022 को भारत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान दीजिएगा, मैं पहले ही कह दे रहा हूं ये पॉइंट। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया अपने बाजार में 95% से अधिक भारतीय वस्तुओं, जिसमें कपड़े हो गए, लेदर हो गया, हमारा ऑर्नामेंट्स आभूषण हो गए, और खेल उत्पादों के लिए शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करेगा। तो ऑस्ट्रेलिया शुल्क मुक्त पहुंच 95% उत्पादों के लिए, बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत बढ़िया कदम है, अच्छा कदम है। ठीक है, चलिए। भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया को किए जाने वाले प्रमुख निर्यात में क्या क्या है? पेट्रोलियम उत्पाद है, वस्त्र और परिधान है, इंजीनियरिंग का सामान है, चमड़ा है, रसायन रत्न है और आभूषण शामिल है। आयात में मुख्य रूप से कच्चा माल, कोयला, खनिज और मध्यवर्ती वस्तुएं ही शामिल है। क्लियर हुआ? चलिए आगे हम लोग देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी में। पहला टॉपिक है वाक्सीर। देखो, प्रोजेक्ट 75 की भारतीय नौसेना की कलवरी श्रेणी की, है ना, पनडुब्बियों की छठी और आखिरी पनडुब्बी वाक्सीर। तो वाक्सीर बेसिकली क्या है बेटा? पनडुब्बी है ना। वाक्सीर के कान्होजी आंग्रे वेट बेसिन में 20 अप्रैल को लॉन्च किया गया, है ना। तो वाक्सीर लॉन्च हुई है, किस श्रेणी की है? कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों की छठी, मतलब ये छठी जनरेशन है और आखिरी जनरेशन है ना। वाक्सीर इसको लॉन्च किया गया, ये पनडुब्बी है, याद रखना है आपको। आइए अगला टॉपिक, भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र। तो ये कहां स्थापित किया जा रहा है बेटा? असम राज्य में स्थापित किया जा रहा है, और असम में भी कहां स्थापित किया गया है? जोरहाट, है ना। हाँ, तो ये भारत के पहले 99.999% शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र की शुरुआत की गई है। बाकी डिटेल्स आपके बहुत काम के नहीं है, ध्यान दीजिएगा। बस आपको इतना याद रखना है कि भारत का पहला शुद्ध हाइड्रोजन संयंत्र असम के जोरहाट में शुरू किया गया। ठीक है, आइए। क्वांटम कंप्यूटिंग पर इंडो फिनिश वर्चुअल नेटवर्क सेंटर। भारत और फिनलैंड ने 18 अप्रैल 2022 को क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक इंडो फिनिश वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। तो भारत के साथ क्वांटम कंप्यूटर पर कौन साझेदार देश है? फिनलैंड साझेदार देश है, ये आपको याद रखना। नमस्कार, आज मेरी तरफ से इतना।